मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए नियुक्ति पत्र। पंचायती राज विभाग के चयनित सहायक लेखाकार को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, उत्तराखंड को उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए करे काम। हरिद्वार में होगा बीजेपी का लाभार्थी सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। लाभार्थियों को सम्मानित भी करेगी बीजेपी। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा स्वास्थ्य महकमा। बद्रीनाथ केदारनाथ में जल्द शुरू होंगे अस्पताल। स्वास्थ्य सचिव बोले, मरीजों के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं। फिर ठंड से कांपा उत्तराखंड के इलाकों में देर रात से बारिश जारी। देहरादून, चकराता, मसूरी में जबरदस्त बारिश। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने उत्तराखंड के 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। टिहरी लोकसभा सीट से राज्य लक्ष्मी शाह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र का आभार जताया। माला राज्य लक्ष्मी शाह का कहना है कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है, उस पर वे खरा उतरेंगी और कार्य करती रहेंगी। मेरा चौथी बार होगा भाजपा ने टिकट दिया और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे यहाँ उत्तराखंड के धामी जी, अध्यक्ष जी और सभी सीनियर लोगों को और सभी हमारे लोगों जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनका आशीर्वाद मिला। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो भरोसा मुझ पर दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उसी अनुसार आगे भी काम करूँ और जो बाकी काम रह गया था उसको भी आगे कराऊं। जो समय मुझे दिया है उस समय तक जितना जो काम मैं कर सकूंगी मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो विचार है उसको हमें सब आगे लेकर जाना है। और मेरा यही विचार है कि हम सब मिलकर एक होकर काम कर मोदी जी को, कमल का फूल को आगे बढ़ाएं, जैसा कि हमें बोला गया है और हम लोग मिलकर ही करेंगे कमल को आगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सुरक्षा को लेकर इंतजाम शुरू हो गए हैं और जिसके लिए फोर्स का आना शुरू हो चुका है। हरिद्वार में एसएसपी की बटालियन तैनात की गई है, जिसका हरिद्वार पुलिस ने बड़े जोरों शोरों से स्वागत किया। बता दें कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अलग अलग जिलों से सशस्त्र सेना को तैनात किया जा रहा है। फिलहाल हरिद्वार में एसएसपी की 3 बटालियन को तैनात किया गया है, जिसका स्वागत हरिद्वार पुलिस ने फूलों की वर्षा करके किया। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में सहकार भारती संगठन के 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत की गई। उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का उद्घाटन किया। मंत्री धन सिंह रावत ने इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाई गई स्टॉल की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि सहकार भारती संगठन के अथक प्रयासों से ही सहकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं। मोदी सरकार ने सहकारिता के लिए मॉडल बायलॉज बनाया है और उन्होंने दावा किया है कि वैसे तो उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन अब बहुत जल्द ही मोदी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मॉडल बायलॉज बनाया जाएगा। सेक्टर में जितने भी चेंजेज हुए हैं आज तक, वो सहकार भारती के अथक प्रयासों से किए गए हैं, क्योंकि सहकार भारती बार बार जो है सरकार के पास कहती है कि भाई किसानों के लिए करना चाहिए, किसानों में ये होना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य 0% पर जो ऋण देता है, 8 लाख से ज़्यादा किसानों को हम ऋण देते हैं, 8000 से ज़्यादा महिला समूह को दे रहे हैं। और अब कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और हमारे देश के गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी कर रहे हैं। पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन हो गया, पैक्स में जो है वंशवाद ख़त्म हो गया है, मॉडल बायलॉज बन गया है। हम भी अपने राज्य में इस मॉडल को इस बार ला रहे हैं ताकि चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके
और बहुत अच्छे लोग कोऑपरेटिव सेक्टर में आ सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो सहकार भारती की है, ये सबसे एपेक्स बॉडी है सहकार भारती की। सारे निर्णय सहकार भारती की, यही हमारी बॉडी है जहाँ निर्णय मंजूरी ये हमारा साल में एक बार होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक बार होती है, फिर हम अगले एक साल का हमारा रोड मैप, हमारे प्लान्स, हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये पूर्ण विषयों पर 2 दिन की चर्चा होती है। सरकार की और समाज की जिस तरह की दिशा नीति है, कार्य नीति है, उसमें सहयोग, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जनता से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पूरी सहकारिता की नीति है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कचहरी स्थित एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में लोगों का राशन कार्ड तक बन पाना दूभर हो गया है। साथ ही कहा कि भाजपा डबल इंजन सरकार का नारा देती है, लेकिन जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सिंगल इंजन भी काम नहीं कर पा रहा है। वहीं उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के चल रहे विरोध प्रदर्शन को भी समर्थन दिया। साथ ही कहा कि एससी समाज के लोगों को दिए गए सरकारी पट्टों को भी धामी सरकार ने खारिज कर दिया। लेडीज के जो है नए जो कार्ड बनने थे वो बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं। उन्हें जो फ्री में जो अनाज मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन की सरकार जो कह रही है हम लाखों करोड़ अनाज जो है फ्री में मुफ्त में बांटे हैं और कार्ड धारकों को दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज यहाँ पे आई हुई हैं जो अपनी शिकायत लेकर आई हैं। उन्हीं के कहने पर आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी यहाँ धरने में पहुंचे हैं और उनकी मांगों को भरपूर तरीके से यहाँ पर उठाया जाएगा और उनकी मांगे मंजूर कराने के लिए सीएम धामी साहब से और भाजपा की जो मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है तो उन्हें जगाने का कार्यक्रम किया गया। भोजन माताएं, महिला समाख्या, महिला स्वयं सहायता समूह, ये उत्तराखंड की नारी शक्ति के प्रतीक हैं और उनके मजबूत स्तंभ हैं और इनको जिस तरीके से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इनकी मानदेय की मांगे नहीं बल्कि कुछ सुविधाएं जो हम इनको दे करके गए थे, जिसमें टेक होम राशन के से लेकर के और बहुत सारी व्यवस्थाएं करके गए थे, कोर्स बना करके गए थे, वो सब इन्होंने ख़त्म कर दिया। नए बीपीएल कार्ड बन नहीं रहे हैं गरीबों के, गरीबों की संख्या बढ़ रही है, वृद्ध बढ़ रहे, असहाय लोगों की संख्या बढ़ रही है, महिलाएं, विधवा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बीपीएल कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं और बीपीएल परिवारों में नई आवक बच्चे हो रहे हैं, उनके नाम राशन कार्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो उनको उनके राशन कार्ड उनको मिले वापस, इसके लिए और बड़ी संख्या में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, तो ये 4 मांगों को लेकर के हम यहाँ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। दूसरी ओर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची में उत्तराखंड के 3 लोकसभा सीटों की घोषणा कर दी है। वहीं घोषित प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने उन प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिन्होंने संसद में जनता के मुद्दों को नहीं उठाया, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिस पार्टी को पूरे देश में ढूंढने पर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वह पार्टी किसी पार्टी के घोषित उम्मीदवार पर टिप्पणी करे, ये उनको शोभा नहीं देता। जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है, जिनके लिए पूरे राज्य की जनता अपनी गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। लोगों की अपेक्षा थी कि सांसद हमारे बीच में आएंगे और हमारे प्रदेश का विकास होगा, जो हमारे प्रदेश की जो समस्याएं हैं उनको संसद में लेके जाएंगे और उसका समाधान करेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि जो इनके सांसद लोग हैं, ये पूरे अपने कार्यकाल के दौरान गायब रहे, लोग उनको ढूंढते रहे और जनता समस्याओं के समाधान के लिए दर दर भटकती रही। जिस पार्टी को पूरे प्रदेश में ढूंढने से भी कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, वो
अन्य पार्टियों के घोषित प्रत्याशियों पर अगर कोई टिप्पणी करे तो ये मुझे लगता है उचित नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में दी जाए, चाहे सांसद के रूप में दें या कार्यकर्ता के रूप में दें, तो एक और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी जो घोषित किया जाता है वो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत घोषित किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर के एक सभी लोकसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे गए और उनके द्वारा वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा हमारी 3 लोकसभाओं के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। आईआईटी रुड़की के ओपी जैन ऑडिटोरियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी आशीष पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों, छात्र छात्राओं को जल प्रबंधन, जैविक खेती, मिश्रित खेती और मौसम परामर्श के बारे में जागरूक करना है। मुख्य अतिथि पद्म श्री भारत भूषण त्यागी ने जैविक खेती, मिश्रित खेती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसलों को पोषण देने के लिए बाहर से पोषक तत्व मृदा में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेत की मिट्टी में इतनी क्षमता होती है कि वो जैविक पोषक तत्वों के माध्यम से फसल को पोषण प्रदान कर सके। का विकास कैसे हो, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हो, किसानों का सशक्तिकरण हो, आमदनी की बात हो, पर्यावरण के संतुलन की बात हो, तो मौलिक रूप में एक नई मानसिकता के साथ देश कैसे आगे बढ़े, ये संकल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रही। उसी दिशा में आईआईटी में एक गंभीर चिंतन के लिए यहाँ पर सारे लोग बैठे, वैज्ञानिक भी साथ हों, संस्थान भी साथ हों, गांव भी साथ साथ हो और प्रयोगकार किसान भी साथ हो। एक फसल से अधिकतम उत्पादन नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्राकृतिक नियम को समझना है कि विविधता में किस प्रकार से अनेक फसलों को लगाकर हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। उन्नत भारत और व्यक्तिगत रूप से क्या हम मदद कर सकते हैं, हमारी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार भारत को मजबूत करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस विषय को लेकर आईआईटी रुड़की में जो जल संस्थान है, युवा पीढ़ी जो हमारे भारत की शक्ति है, इस शक्ति को उन्नत भारत के साथ कैसे जोड़ें, जो हमें अनुभव मिले हैं। सरकार ने हम सबको पद्म सम्मान से सम्मानित किया है और यहाँ पर ये भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के देशों का पहला जल संबंधित आईआईटी का संस्थान है और यहाँ से तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं। तो हम सब मिल करके, हमारी सबकी कोशिश है कि जो कुछ हम लोगों के पास ज्ञान है या हमने जो सीखा है, पुरखों से प्राप्त हुआ है, शिक्षकों से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, देश से प्राप्त हुआ है, ये बच्चों के साथ हम साझा करें। रासायनिक खेती में क्या है, पहले किसान जब गौधारी खेती करता था और अपने जो खेतों में जो खरपतवार होते हैं उनसे खाद बनाकर, यानी कि अपने रिसोर्सेज खुद ही पैदा करता था और खेती करता था, वो टिकाऊ खेती थी। आज सब कुछ बाजार पर निर्भर हो गया और किसान जो पैदा कर रहा है ना वो खाने योग्य है, ना ही किसान को फायदा है। ऐसे समय में आईआईटी रुड़की ने जो एक सेमिनार करवाने का निर्णय लिया है, किसानों को बुलाया है, किसानों को सिखाने का काम किया है, ये एक अच्छा कदम है आईआईटी रुड़की का और इसमें किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, और ये जरूरी है कि देश में जैव मुक्त खेती हो और रासायनिक से छुटकारा हो। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुट गई है। यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में इस बार यात्रा में कुमाऊं के चिकित्सकों को भी तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार का कहना है कि चारधाम यात्रा में करीब 150 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा से जुड़े जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को यात्रा रूटों पर तैनाती न देकर कुमाऊं क्षेत्र के डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और प्रशिक्षण के बाद ही डॉक्टरों की ड्यूटी यात्रा रूटों पर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को हाई एल्टीट्यूड फर्स्ट एड दिए जाने संबंधी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज मिल सके। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की पोस्टिंग होती है, लेकिन इस बार प्रयास ये भी है कि चारधाम यात्रा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
खासकर हमारे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, तो यहाँ से हम लोग डॉक्टर्स को पोस्ट करेंगे। इनकी हम लोग ट्रेनिंग करा के इनको इस बार हम लोग पोस्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और येलो अलर्ट के चलते विंटर डेस्टिनेशन ओली पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। बता दें कि ओली में पिछले 3 दिनों से निचले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हिमक्रीड़ा स्थलीय ओली में 2 से 3 फुट की बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। वहीं बर्फबारी के बीच पर्यटक ओली की बर्फीली वादियों में फन स्कीइंग और चेयर लिफ्ट का आनंद उठा रहे हैं। बता दें कि बारिश और बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कर रहे तो अच्छे से बर्फ भी हो रही है और स्कीइंग का मजा भी ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। आ जाइए और विजिट कीजिए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ेदार बर्फ है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी और जो कारोबार हैं उनके चेहरे देखो आप पूरे खिल चुके हैं। जैसे हमारे दिनेश MD साहब हैं, उनके चेहरे में देखो थोड़ा सा आज रेड भी हो गए वो, और आज भी आकर भी नहीं हार के वो, तो पूरा मजा ले रहे हैं। आज सुबह से बोले कि आज पूरा दिन भर खुश हैं वो। आज जिस तरह से आज सुबह से काफ़ी हैवी स्नोफॉल यहाँ पे हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। सारे पर्यटन व्यवसायी या कोई टूरिस्ट भी यहाँ पे आ रहा है जो स्कीइंग के लिए आना चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। फायदेमंद साबित हो रहा है, जो कि यहाँ पे कोर्स वगैरह चल रहा है। जो हमारे यहाँ पे इस बार जनवरी नहीं गिनने के कारण टूरिस्ट आजकल बहुत बढ़ गया है और यहाँ पे बहुत सारे कोर्स वगैरह स्की वगैरह चल रहा है, सबका कारोबार बढ़िया चल रहा है इस बार। हिमक्रीड़ा स्थली ओली में यहाँ पर आज सुबह से लगातार हिमपात चल रहा है और पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो गढ़वाल हिमालय के ऊंचे जो पर्वतीय इलाके हैं लगातार बर्फबारी की चपेट में, और इसी तरह हिमक्रीड़ा स्थली भी आज सुबह से इसमें लगातार बर्फबारी हो रही है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं लोग बर्फबारी के बावजूद यहाँ पे फन स्कीइंग, टेस्ट ट्यूब, टायर और जो यहाँ पे स्की लिफ्ट है, चेयर लिफ्ट है, उसका आनंद उठा रहे हैं। और सुबह से लगभग 6 इंच बर्फ यहाँ पे जम चुकी है और 1 से 1.5 फुट बर्फ नंदा देवी इसकी ढलान में पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। बावजूद इसके यहाँ पे पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पे जो वाहन है वो बर्फबारी के चलते रुक के चल रहे हैं, लेकिन जो 4x4 जिप्सी टैक्सियां वो लगातार ओली पहुंच रही है और पर्यटकों को एक अच्छा जो है सपोर्ट कर रही है। विंटर डेस्टिनेशन ओली से संजय को। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 1 करोड़ 55 लाख की लागत से बन रहे ग्रामीण निर्माण विभाग कोटद्वार के कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को नए कार्यालय की शुभकामनाएं देते हुए निर्धारित समय में कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता समय समय पर देखने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्य अभियंता अजय कुमार पंत ने बताया कि इस कार्यालय में 40 स्टाफ के बैठने की व्यवस्था होगी और बिजली की बचत के लिए 15 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया जाएगा। जो कोटद्वार का हमारा डिवीजन कार्यालय है उसके ऑफिस के लिए ये विभाग तैयार कर रहा है टेंडर के माध्यम से। इसकी कीमत जो शासन द्वारा स्वीकृत है वो 155 लाख है। 42 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी जिसमें हमारे का स्टाफ शामिल होगा और इसके अलावा इसमें 15 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगाया जाएगा जिससे इसकी बिजली की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सकेगी। और हम लोगों का प्रयास ये है कि ये मिनिमम मेंटेनेंस वाला भवन है, क्योंकि शासकीय भवनों में जो सबसे अधिक समस्या आती है वो उसकी अनुरक्षण को, मेंटेनेंस को लेकर के आती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने उत्तराखंड के 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इन सीटों पर पिछले सांसदों को टिकट दिया गया है। टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को बीजेपी का टिकट मिलने पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है और भाजपा इस बार 400 पार करेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है एक चौमुखी विकास कर रहा है और टिहरी लोकसभा से जो है महारानी राज्य लक्ष्मी शाह जी को जो टिकट मिला, मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं उनको परिवार सहित
और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके जो है स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जो है चुनावी मूड में रहती है। ये तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमने जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन करना है। आज के डेट में सभी लोगों ने मन बना दिया है कि तीसरी बार जो है दिल्ली के सिंहासन पे जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिठाना है। तो उसके लिए हर व्यक्ति की जो है अपेक्षाएं हैं कि जो हमारा सांसद को जिनको जो टिकट मिली है वो जाके उनको जो है अब जन जन तक जाएं और एक जो फॉर्मेलिटी जो तमाम चीज़ें हो जाएं। यानी आने वाले समय में ये तय है 400 पार इस बार जो है ये संभव है। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ और येलो अलर्ट का असर बारिश और बर्फबारी के रूप में दिखाई दे रहा है। सूबे के पहले सीमांत सरहदी नगर जोशीमठ में भी येलो अलर्ट के चलते मार्च माह के पहले सप्ताह में बर्फबारी का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। जोशीमठ नगर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते शानदार बर्फबारी हो रही है। यहां पिछले 60 घंटों से झमाझम बारिश होने के बाद सुबह से ही बर्फबारी शुरू हो गई है। प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को कैमरे में कैद करने के लिए नगर वासियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं हिम क्रीड़ा स्थली ओली में भी ताजा हिमपात होने से पर्यटकों और कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते सीमांत का जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल लक्सर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे लाभार्थी सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो वहीं सीएम के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गोयल सहित दर्जन भर पदाधिकारियों ने प्रशासक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिला अध्यक्ष गोयल ने कहा कि लाभार्थी सम्मेलन उन तमाम लाभार्थियों के सम्मान का प्रतीक होगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लाभ दिया गया है। सम्मान समारोह का आयोजन है और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी हमारे बीच में कल यहाँ पर रहने वाले हैं और हजारों लोग यहाँ पर रहेंगे। जनता में भारी उत्साह है और लाभार्थी सम्मान समारोह है, क्योंकि आज जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनता को मिला है, तो वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उन्हीं का सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल कार्यक्रम हो रहा है लक्सर में और उससे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ही सभी जो क्षेत्र की जनता उनमें बड़ा उत्साह है। जो हमारे लाभार्थी है जिन्हें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से लाभ मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे गैस सिलेंडर हो और चाहे बहुत सी योजनाएं जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की है वो जो मिल रही है उन लाभार्थियों के लिए आज कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों और सह संयोजकों के साथ बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों से किस तरह से सुझाव लेगी, इन तमाम विषयों को लेकर चिंतन मंथन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजक भी इस बैठक में शामिल हुए। भाजपा हाईकमान ने अभी 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। अब भाजपा का अगला फोकस संकल्प पत्र बनाना है। बैठक में ये तय हुआ है कि आम लोगों के सुझाव के आधार पर भाजपा संकल्प पत्र बनाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विकास को लेकर भाजपा अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। प्रकोष्ठ हमारे यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व के लिए हम बनाते हैं। चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सकों के बीच में काम करता है, शिक्षा प्रकोष्ठ रिटायर्ड जो अध्यापक हैं उनके बीच में काम करता है। हमने पहली बार 3 नए प्रकोष्ठ बनाए, विकलांग प्रकोष्ठ, खेलकूद प्रकोष्ठ और हमारा पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ। तो हर प्रकोष्ठ के समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनके बीच में पार्टी के विषय को रखने के लिए, उस समाज के अनेकों सुझाव, उन क्षेत्र के अनेकों सुझाव हैं, उन सुझावों को अपने कार्य योजना में जोड़ने के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। आज की प्रकोष्ठ हमारी प्रदेश की बैठक है। प्रकोष्ठ का गठन हमारा जिला स्तर पर हो चुका है। बहुत जल्दी मंडल स्तर पर प्रकोष्ठ गठन हो, हर प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों की रचना बने। रिटायर्ड कर्मचारी का विषय है तो रिटायर्ड कर्मचारी जितने बने हैं उनको सबका जोड़ना है। शिक्षक प्रकोष्ठ रिटायर्ड अध्यापक से ले वर्तमान अध्यापक हैं जो जुड़ सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, उनको अपने साथ जोड़ना है। व्यवसायिक क्षेत्र में अनेकों गतिविधियों के लोग हैं,
लघु उद्योग है, सब प्रकार के प्रोक्योरमेंट के साथ ही बैठकें हमारी होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।